Good morning students. I hope you all are doing well. I am Monica L. Lavath. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं इग्नू MAPC साइकोलॉजी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट MPCE 011 साइकोपैथोलॉजी ब्लॉक 1 की यूनिट 2 विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी। अभी तक हमने देखा कि साइकोपैथोलॉजी में क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है एंड ऑल्सो कि क्या क्या अप्रोचेस हैं टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी। ओके, आज हम देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हुई हैं, कौन कौन से साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, फिजिशियंस ये सब हिस्ट्री में हुए हैं जिन्होंने साइकोपैथोलॉजी को आगे बढ़ाने में मदद की है या मेंटल डिसऑर्डर्स के क्लासिफिकेशन में हेल्प की है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे विच इज़ हिस्ट्री ऑफ classification of psychopathology. History of classification of psychopathology. ठीक है, अब हमारे लिए हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए कि हमें एक बैकग्राउंड नॉलेज मिलती है कि आज की डेट में जो चीज़ें हम बोलते हैं उनकी एक्चुअली में शुरुआत कहाँ से हुई थी, या बहुत स्टार्टिंग में जब लोगों ने शुरू में साइकोलॉजी में काम करना शुरू किया था तो कैसे उन्होंने चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, कैसे उनके नाम रखे। तो ये हिस्ट्री को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे टर्म्स ऐसे आप देखेंगे कि जो शुरू में उन लोगों ने साइकेट्रिस्ट ने डिस्कवर किए थे वो वर्ड्स हम आज भी यूज़ करते हैं एंड कई जगह आप ऐसे देखेंगे कि वो वर्ड्स ओवर द टाइम उनका मीनिंग चेंज हो गया, लेकिन वर्ड हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएंगे, तो इसलिए हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, एंड हिस्ट्री इनफैक्ट हर किसी भी टॉपिक में जब आती है तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, सो पहला नाम जो आता है वो आता है ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेटिस का। ठीक है, सो जो हमने बायोलॉजिकल मॉडल्स में भी किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, वैसे लिखने में तो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम है, ऐसा लग रहा है जैसे इसको हिपोक्रेट्स बोलेंगे। इवन कई बार मैं भी इसको हिपोक्रेट्स ही बोलती हूँ क्योंकि बहुत इजीली साउंड करता है, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ हिप्पोक्रेटिस। ठीक है, एंड वो बहुत डिफ़िकल्टी से प्रोनाउंस हो पाता है क्योंकि लिखने में बिल्कुल डिफरेंट लगता है। ये इनका था 460 से 370 BC के अराउंड। ठीक है, अब आपको याद हो ये एक ग्रीक फिजिशियन थे जो हमने बायोलॉजिकल मॉडल्स में भी पढ़ा था इनके बारे में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 4 ह्यूमर्स वाली थ्योरी दी थी अगर आपको याद है तो। ठीक, एंड इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। अब आपकी बुक में तो हिस्ट्री जो है वो बहुत कम, कुछ ही लाइंस में कवर कर दी है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा उससे ज़्यादा आपको बताऊँगी एटलीस्ट, कि आपको लगे कि दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि ओके हिस्टोरिकली क्या हुआ था साइकोपैथोलॉजी में, एंड जब हम डिसऑर्डर्स करेंगे तब भी इनको फिर वहाँ से कोरिलेट करेंगे कि देखो इस वाले साइकेट्रिस्ट ने, इन्होंने तब ये टर्म यूज़ की थी और आज हम ऐसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपकी बुक से पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं होगा। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपको एक अच्छा इंट्रोडक्टरी मटेरियल मिल जाएगा इस हिस्ट्री से। ठीक है, तो फादर ऑफ मेडिसिन थे ये, एंड अगर कोई जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उसके लिए भी काफ़ी इसमें से आपको हिंट्स या मटेरियल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हिप्पोक्रेटिस जो थे वो ग्रीक फिजिशियन थे, फादर ऑफ मेडिसिन थे। ठीक, अब इन्होंने बात की थी 4 ह्यूमर्स की। ये हमने बायोलॉजिकल मॉडल्स में पढ़ा था पिछली फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, तो अगर आपको याद है कि वो 4 ह्यूमर्स कौन से थे तो आप अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट्स में
के बता सकते हैं बिना देखे बिना, और अगर नहीं याद है तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। आप इसको रिवाइज़ कर लेना। अब इन्होंने क्या बोला था कि एक हेल्दी बॉडी के लिए इन 4 ह्यूमर्स का बैलेंस में होना ज़रूरी है। अगर इनमें कुछ इम्बैलेंस होता है तो कुछ ना कुछ इलनेस, डिजीज़ ये सब हो जाती है, ठीक। अब मेनली तो ये लोग शुरू में तो काम करते थे फिज़िकल डिजीज़ पे, है ना, जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल डिजीज़ है या साइकोलॉजिकल डिजीज़ है उसके ऊपर बहुत लेट फोकस होना शुरू हुआ था, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इन्होंने जो कुछ मेजर डिसऑर्डर्स अपने टाइम पे दिए थे उनका भी कंसेप्ट यही था ज़्यादातर कि जो चारों ह्यूमर्स हैं उसमें किसी एक में या चारों में या 2 में 3 में किसी भी तरीके से कुछ इम्बैलेंस अगर है तो हमें कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने जो एक डिसऑर्डर जो दिया इन्होंने वो हम देखते हैं, फ्रेनेटीज़, ठीक है। फ्रेनेटीज़ इन्होंने दिया। फ्रेनेटीज़ को बाद में जाना गया डेलीरियम के नाम से भी, ओके। इन्होंने जो ओरिजिनली नाम दिया था वो दिया था फ्रेनेटीज़ का, और बाद में उसको डेलीरियम के नाम दे दिया गया था बाद में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये ब्रेन से रिलेटेड होता है, फिज़िकल इशू आता है इसमें कि ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फीवर टाइप हो जाता है, एंड या तो ये पॉइजनिंग से भी हो सकता है, एंड इसमें आपके 4 ह्यूमर्स जो होते हैं उनमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, एंड फिर उस कंडीशन को इन्होंने नाम दिया फ्रेनेटीज़ का, ठीक है। सो इसमें एक आधे हम हिंट लिख सकते हैं नोट्स के तौर पे। इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन होता है इसमें, फीवर आता है, ठीक है। पुराने टाइम में यानी कि हिस्ट्री में आप जहाँ डेलीरियम देखेंगे वहाँ फीवर का कनेक्शन आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ एक ध्यान रखना कि यहाँ पे डेलीरियम का जहाँ पे भी आप नाम देखेंगे वहाँ पे आप ये फीवर की चीज़ ज़रूर पाएंगे हिस्ट्री जब भी पढ़ेंगे तो, ठीक है। और ये कैसे इसमें इम्बैलेंस ऑफ ह्यूमर हो जाता है जब ये कंडीशन आती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन होता है, फीवर होता है, तो इट लीड्स टू इम्बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स, या यू कैन से कि इम्बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स की वजह से जो होता है ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन हो जाता है, फीवर आता है, डेलीरियम की कंडीशन बन जाती है, ठीक। अब नेक्स्ट इनकी कौन सी इन्होंने डिसऑर्डर बताया, इन्होंने बताया मेनिया, ठीक है। मेनिया में क्या बताया कि मेनिया में जो है ये रिलेटेड है आपका मूड की चीज़ों से, ठीक है। अगर इसमें क्या होता है कि बहुत एजिटेशन आता है इंसान के अंदर, एक एबनॉर्मल तरीके से एनर्जी का रश होता है, ठीक है, और इरिटेबल होती है, रेस्टलेसनेस होती है एकदम जैसे, तो उस चीज़ को मेनिया का नाम दिया गया, ठीक है। एंड ये कैसे होता है, अगर हमारे बॉडी में टू मच ऑफ ब्लड या येलो बाइल हो जाता है तो। अब आपको अगर याद नहीं है तो मैं याद करा देती हूँ, 4 ह्यूमर्स कौन कौन से थे, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड एंड फ्लेम, ठीक है। तो उन 4 ह्यूमर्स में से मेनिया में कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे, ब्लड एंड येलो बाइल, ठीक है। तो टू मच ऑफ ब्लड या येलो बाइल अगर हो जाता है ब्लड और येलो बाइल, तो ये कंडीशन आती है मेनिया की, ठीक है। एंड इसमें तो क्या होता है कि चारों का ही इम्बैलेंस हो जाता है ह्यूमर्स का, तब ये कंडीशन आती है। और मेनिया में क्या होता है, टू मच ऑफ ब्लड या येलो बाइल होता है, तब मेनिया की कंडीशन डेवलप होनी हो जाती है। और इसमें कैसा होता है, इंसान एबनॉर्मल तरीके से एनर्जी का बर्स्ट हो रहा होता है इंसान के अंदर, ठीक है। एजिटेशन होती है, ये ध्यान रखना, ये हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे जो उनको सिम्टम्स जैसी चीज़ें दिखती थी तो उसके आधार पे ये, इनको अभी आज के टाइम पे किसी वर्ड को कोरिलेट अभी मत करना एज इट इज़, ठीक है। इरिटेबल, रेस्टलेसनेस,
एंड क्या बताया मैंने, एबनॉर्मल तरीके से एनर्जी का या मूड का एलिवेशन होना, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लेते हैं, एबनॉर्मली एलिवेटेड मूड एंड एनर्जी, ठीक है। बहुत एबनॉर्मल तरीके से इनकी एनर्जी, इनका मूड जो है बहुत हाई होता है, ठीक है। एंड देन इन्होंने बताया नेक्स्ट पैरानोइया। पैरानोइया क्या था, डेलीरियम ऑफ हाई फीवर, ठीक है। यही कंडीशन मैंने बताया था ना कि डेलीरियम में फीवर का कनेक्शन आपको जरूर दिखेगा, या तो कई बार दिखेगा डेलीरियम विद फीवर की बात कर रहा है कोई हिस्टोरिकल साइकेट्रिस्ट, या डिलीरियम विदाउट फीवर की बात कर रहा है, मतलब डिलीरियम को फीवर के कॉन्टेक्स्ट में ये ज़रूर बताते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो पैरानोइया की कंडीशन में क्या होता है, एक्चुअली डिलीरियम विद हाई फीवर होता है, यही कंडीशन रहती है बट विद हाई फीवर। ओके, नेक्स्ट क्या था, हिस्टीरिया। ये विजिबल है आपको, नहीं है तो आप एक बार इसके नोट्स आप ले लो, फिर उसके बाद हम 2 और रह गए इनके, वो करेंगे। ओके, आई थिंक इट माइट बी डन। ओके, तो जैसे मेनिया का हमने देखा कि एलिवेटेड मूड एंड एनर्जी की बात उसमें उन्होंने की थी। आजकल भी जब हम डिसऑर्डर्स आज के डेट में जो यूज़ होते हैं, वहाँ पे मेनिया का कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन मूड डिसऑर्डर्स जनरली, ठीक है। तो जब हम ये पढ़ेंगे तब यहाँ से आप कोरिलेट करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा हिस्ट्री में ऐसे पहले ये बातें हुई हैं, यहाँ से ये कॉन्टेक्स्ट आया, ठीक। सो पैरानोया हो गया था हमारा, अब है हिस्टेरिया, ठीक है। हिस्टेरिया ये वर्ड आया है फ्रॉम द वर्ड हिस्टेरा, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है यूट्रस। अब इनका उस टाइम पे क्या कहना था कि जो फीमेल यूट्रस होता है वो एक वैंडरिंग वूम्ब की तरह होता है, यानी कि वो स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। वो अपनी जगह से मूव करता रहता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसमें इशू आते हैं, सफोकेशन वगैरह या पैसेज ब्लॉकेज हो सकता है ड्यू टू वेंडरिंग वूम्ब, एंड उसकी वजह से ये कुछ भी फंक्शनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल थिंग्स में आपके इशू आ सकते हैं। एंड इसको इसलिए बहुत लंबे टाइम तक जो है इसको विमेन हिस्टीरिया के नाम से भी जाना गया था। एक तरीके से बहुत सफ़र किया है विमेन ने इसमें कि उनके ऊपर ये एक टर्म बहुत ज़्यादा लग गई थी, नॉट जस्ट हिपोक्रेटिस, उसके बाद भी आने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे और साइकेट्रिस्ट हुए हैं उन्होंने इस टर्म को फर्दर अपने अपने तरीके से जो है आगे बढ़ाया है। एंड हिस्टीरिया इन विमेन के नाम से या विमेन हिस्टीरिया के नाम से ये टर्म जो है काफ़ी टाइम तक ये पॉपुलर रही है। एंड इस एक तरीके की बहुत डिस्क्रिमिनेटिव टर्म एंड लेबलिंग वाली टर्म थी ये विमेन के लिए, जो कि इतनी सही नहीं थी। एंड ये आजकल यूज़ नहीं होती है, ठीक है, नॉट यूज्ड नाउ, ठीक। अब इसमें क्या था, इन्होंने क्या बताया कि वूम जो वेंडरिंग वूम की तरह है कि स्टेबल नहीं है, अपनी जगह से हिलता रहता है, ठीक है। सो ये जो है किसी भी एबनॉर्मेलिटी का कॉज बन सकता है विमेन के अंदर, ठीक है। सो वी कैन राइट डाउन वन लाइन की कॉज ऑफ, I'm not sure this is visible, एक second, cause of illness
या डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल फंक्शन ड्यू टू वेंडरिंग, वेंडरिंग जो कि एक जगह पे स्टेबल नहीं है उसको वेंडरिंग कहते हैं ना, वेंडरिंग वूम्ब, ठीक है, उसकी वजह से जो है नॉर्मल फंक्शनिंग में इशू आ सकते हैं। ये हिस्टीरिया था। बाद में भी हिस्टीरिया जो टर्म है वो यूज़ हुई है, हालांकि विमेन के कंटेक्स्ट में हुई है एंड उसके बाद भी हुई है, एंड उसमें थोड़ा जाके फिर बाद में कंटेक्स्ट जो है वो चेंज हुआ है, लेकिन आजकल जनरली ये टर्म जो है ऑफिशियली यूज़ नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन्होंने जो दिया था वो था मेलनकोलिया। ये कलर थोड़ा डिफरेंट हो गया इसमें, तो आप थोड़ा देख लेना, मेलनकोलिया, ठीक है। अब मेलनकोलिया का मतलब हो सकता है आप लोगों को पता हो, क्योंकि जनरली भी मेलनकोलिया वर्ड जो है वो आजकल भी इन लेमन लैंग्वेज में भी बहुत यूज़ होता है। जैसे हम बोलते हैं मेलनकोलिक सॉन्ग्स, जिसको जो कि सैड सॉन्ग्स होते हैं, है ना। तो मेलनकोलिया का मतलब होता है सैडनेस या डिप्रेसिव स्टेट। तो यहाँ पे उन्होंने जो बताया थी चीज़ वो थी डिप्रेशन बेसिकली, ठीक है। और ये किससे होता है? एक्सेस ऑफ ब्लैक बाइल से। ब्लैक बाइल जब बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये हो जाता है, एंड इसमें क्या होता है? सैडनेस होती है, प्रोलॉन्ग सैडनेस जो होती है, एंड डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो ये मेन डिसऑर्डर्स थे, मेंटल डिसऑर्डर्स, जो कि हिप्पोक्रेटिस ने बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे फिलिप पिनेल का। आप इसको क्विकली एक बार नोट कर लें। ओके, ओके, सो सेकंड है हमारा फिलिप पिनेल। ठीक है, ये थे 1745 से 1826। बेसिकली ये लाइफ की ड्यूरेशन दी हुई है आपकी बुक में, तो वो चीज़ है, ठीक है। एंड ये थे आपके फ्रेंच फिजिशियन, फ्रेंच फिजिशियन या साइकेट्रिस्ट। कई कई जगह साइकेट्रिस्ट लिखा देखेंगे आप। आपको याद ही होगा कि शुरू में साइकेट्री नहीं थी, शुरू में ये फिजिशियंस ही होते थे, जो डॉक्टर्स होते थे उस टाइम पे लोग। ऐसे ही जो हमने हिप्पोक्रेटिस किया वो भी फिजिशियन ही थे। बाद में जैसे ही उन्होंने मेंटल डिसऑर्डर्स एंड ये सब चीज़ें भी बोली, साइकेट्री आई हमारी पिक्चर में, तब बाद में कहीं कहीं आप उनको साइकेट्रिस्ट भी लिखा हुआ देखेंगे। इसी तरीके से जो पिनेल थे वो भी फिजिशियन थे, एंड बाद में इन्होंने जो है मेंटल डिसऑर्डर्स की भी बात की। तो तब तक तो साइकेट्री थी ही नहीं जब ये लोग फिजिशियंस वाले काम करते थे। देन बाद में इनको साइकेट्रिस्ट भी कहा गया, ठीक है। तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री, ठीक। इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बेस था कि नर्वस सिस्टम की डिसफंक्शनिंग से रिलेटेड अगर कोई डिसऑर्डर आता है तो वो क्या क्या होंगे, ठीक है। सो हिज क्लासिफिकेशन was based on functional disorders of nervous system, based on functional disorders of nervous system, ठीक है।
इसलिए आप देखेंगे कि शुरू के जो साइकेट्रिस्ट या फिर ये लोग थे, इन्होंने बेसिकली, क्योंकि ये फिजिशियन थे, ये ज़्यादातर बायोलॉजिकल चीज़ें ज़्यादा जानते थे और देखते थे, तो ये मोस्टली नर्वस सिस्टम के जो है रिलेशन में इन्होंने चीज़ें पता लगानी शुरू की। ठीक, अब इनका क्या मानना था कि फंक्शनल डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम के टर्म्स में इन्होंने कुछ डिसऑर्डर्स बताए। अब बहुत सारे डिसऑर्डर्स के नाम जो है वो आप हर इनके साइकेट्रिस्ट के क्लासिफिकेशन में देखेंगे, क्योंकि ये उन्हीं को आगे स्टडी करते हैं, है ना। तो इन्होंने जो बताया मेलनकोलिया, ठीक है, वही जैसे कि हमने हिप्पोक्रेटिस के बारे में पढ़ा था, इसमें इन्होंने क्या बताया कि ग्लूमी होते हैं लोग, ठीक है, लव ऑफ सॉलिट्यूड होता है, अकेले रहना बहुत ज़्यादा उनको पसंद होता है, एंड डिप्रेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है होती हैं मेलनकॉलिक पर्सन के अंदर। ग्लूमी भी क्या होता है, एक्सट्रीम सैडनेस, एक्सट्रीम डीप सैडनेस, ठीक है, कि कई बार क्या होता है ऐसे भी पर्सन जैसे उनको दिखते थे कि कोई एक आइडिया के पीछे बहुत डीपली अगर वो उसमें लगे हुए हैं एंड वो किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कट ऑफ हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो वो ग्लूमी पर्सन की तरीके से उनको देखते थे, ठीक है। नेक्स्ट है मेनिया। अभी देखेंगे कि नाम लगभग टर्म्स जो हैं सेम सी आ रही हैं। आज भी जब हम डिप्रेशन वाले डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स करते हैं तो उसमें हम मेलनकॉलिक वर्ड यूज़ करते हैं इन फीचर्स या इन सिम्टम्स, ठीक है, लेकिन मेलनकोलिया करके हम डिसऑर्डर का नाम नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स जब यूज़ होंगी, जब हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो आपको कैच करने में बहुत इजी रहेगा, ठीक है। मेनिया का क्या बताया था, हिप्पोक्रेटिस के टाइम पे मूड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, हाईली एबनॉर्मल एनर्जी का होना, वो सब चीज़ें, ठीक है। इन्होंने फर्दर और क्या बताया मेनिया के बारे में कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे अपने आप में इमेजिन करते हैं कि जैसे मैं बहुत कुछ हूँ, बहुत इमेजिनरी ग्रैंडियोर की फीलिंग होती है इनके अंदर, ठीक है, एकदम बिल्कुल अपने आप को सुप्रीम लाइक गॉड की फॉर्म में मानना या अपने आप को ही सब कुछ मानना, उस टाइप की चीज़ें इनमें होती हैं, ठीक है। सो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं आपके, इमेजिनरी ग्रैंडियोर की फीलिंग होती है, ठीक है। ग्रैंडियोर मतलब ग्रैंडियोसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को कि अपनिच भगवान है वाली फीलिंग, ठीक है, वो होता है। सडन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन हो जाता है, ठीक है, अचानक से किसी भी इमोशन में आके या तो एकदम से क्राई कर देना, रोना धोना शुरू कर देना एकदम से ही, वो भी एबनॉर्मल तरीके से, या एबनॉर्मल तरीके से हंसना, किसी भी इमोशन को एबनॉर्मल तरीके से आउटबर्स्ट की तरीके फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करना, ठीक है। जैसे कि आउटबर्स्ट क्या होता है कि आराम से कोई नॉर्मल एकदम शांत बैठा है एंड एकदम से ही आउटबर्स्ट हो गया किसी इमोशन का, कि सामने वाला एकदम सोचे कि यार क्या रीज़न था, क्या हुआ ऐसा, है ना। सो यू कैन से सडन आउटबर्स्ट ऑफ एन इमोशन, ठीक है। और इस टर्म का नाम भी उन्होंने क्या कहते थे उस टाइम पे, इसको पैरोक्सिज्म कहते थे, ठीक है। तो आपको कहीं अगर पैरोक्सिज्म लिखा हुआ दिखे तो आपको समझ जाना है कि वो मेनिया से रिलेटेड है। जब कोई भी सडन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन होता है तो उसको पैरोक्सिज्म कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो स्ट्रांगली एक्साइटेड हो जाता है एंड जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं इंसान की वो भी इम्पैक्ट होती हैं, ठीक। सो वी कैन ऑल्सो राइट डाउन स्ट्रॉन्ग नर्वस एक्साइटमेंट, एंड इम्पैक्टेड कॉग्निटिव एबिलिटीज़, ठीक है। अगेन मैं रिमाइंड करा रही हूँ आपको ये चीज़ कि ये जो भी हम पॉइंट्स लिख रहे हैं ये सिर्फ वही पॉइंट्स लिख रहे हैं जो कि उन पर्टिकुलर साइकेट्रिस्ट ने उस टाइम पे बोले गए होते हैं, ठीक है। अब ये इन्होंने बता दिया था
एक दो और है इनके मेन डिसऑर्डर्स, वो हम अभी कर लेंगे। आप इसको क्विकली राइट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, सो नेक्स्ट इन्होंने बताया था डिमेंशिया। ओके, मैंने वो भी गलती से मिटा दिया इनका नाम, फिलिप पिनेल, ठीक है, लेकिन हम वही कर रहे हैं, अभी आपको याद होगा ये चीज़, ठीक है। फिलिप पिनेल का ही नेक्स्ट डिसऑर्डर डिमेंशिया। ओके, डिमेंशिया में क्या होता है कि जो थिंकिंग होती है ना, वो एक तरीके से पूरी तरीके से इम्पैक्ट होती है, डिस्ट्रक्ट हो चुकी होती है। जो प्रेजेंट की मेमोरी होती है, जैसे सपोज करो किसी को अगर डिमेंशिया है, यानी कि उस ज़माने की बात हो रही है यहाँ पे, एंड उससे कोई बात कर रहा है, कुछ बता रहा है, वो सुन रहा है, प्रोसेस कर रहा है उस चीज़ को, लेकिन एकदम से ही जो है वो रजिस्टर नहीं होगी एज अ मेमोरी, तो इंस्टेंट लॉस रहेगा उस प्रेजेंट वाली मेमोरी का, ठीक है। थोड़ी बहुत जो मेमोरी एग्जिस्ट करेगी वो पास्ट की बहुत पहले की कोई मेमोरी होगी अगर, तो वो एग्जिस्ट करती हुई मिलेगी, अदरवाइज इतना कुछ मेमोरी फॉर्मेशन नहीं होगा उनके अंदर। एंड उनके जो थॉट्स होंगे वो इतने इनकोहेरेंट होंगे, इनकोहेरेंट मतलब कि बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होंगे, थॉट्स का कोई भी सीक्वेंस नहीं होगा। कोई एक थॉट आ रहा है, फिर कोई दूसरा किसी चीज़ से रिलेटेड आ रहा है ना, और वो जब बोलेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, तो इनकोहेरेंसी ऑफ थॉट्स उनके में रहती है। और डिमेंशिया वैसे आजकल भी डिसऑर्डर ये यूज़ होता है डिमेंशिया के नाम से इन ओल्ड एजेस। जो जेरियाट्रिक डिसऑर्डर्स आते हैं जो कि ओल्ड एज में आते हैं, उनमें डिमेंशिया हम देखते हैं। एंड आपने ये प्रॉब्लम ओल्ड एज के लोगों में देखी भी होगी, स्पेशली अगर आप किसी डिमेंशिया वाले पर्सन, किसी ओल्ड पर्सन से अगर मिलें कभी या देखें उनको, तो आपको बिल्कुल ही लगेगा कि वो ऐसे बातें करते हैं कि जिसका कोई सेंस नहीं बनता, कि कभी कुछ बोल दिया, नेक्स्ट लाइन कुछ और बोल दी, अगली लाइन कुछ और बोल दी, है ना। उनको खुद और मेमोरी का, उनको प्रेजेंट मेमोरी का तो स्पेशली कुछ नहीं उनको समझ में रहता। ये वाली बात जो थी वो पहले की थी, ठीक है। तो अब डिमेंशिया जो है अभी भी डिसऑर्डर है। अब उसकी जो और फीचर्स हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे जब डिसऑर्डर करेंगे तो, लेकिन डिमेंशिया के बारे में इन्होंने क्या कहा पिनेल ने, वो हम लिख लेते हैं कि एबॉलिशन ऑफ थिंकिंग होती है। इसी टाइप के कुछ फीचर्स अभी भी हैं एंड और भी जो उसमें है वो हम पढ़ेंगे। बेसिकली क्या होता है, ये जैसे ओल्ड एज के साथ साथ जो ब्रेन का डीजनरेशन होना और लग जाता है, उसका भी कुछ इसमें रिस्पॉन्स आता है, वो हम आजकल के डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखते हैं जो कि पिनेल ने बोले थे, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ थिंकिंग हो जाती है, इंस्टेंट लॉस ऑफ प्रेजेंट मेमोरी, ठीक है, इंस्टेंट लॉस ऑफ प्रेजेंट मेमोरी। थोड़ी बहुत जो मेमोरी एग्जिस्ट करती है वो कौन सी होती है, पास्ट की, बहुत पहले की कोई मेमोरी अगर पड़ी है दिमाग में तो वो थोड़ी बहुत एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। समवॉट पास्ट मेमोरी एग्जिस्ट्स, एंड उसी की वजह से वो कई बार क्या होगा कि अचानक से कुछ भी, वो मेमोरी जब आएगी तो अचानक से उससे रिलेटेड कुछ बिहेवियर या कुछ बातें बताने बोलने लग जाएंगे और फिर समझ नहीं आएगा कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इस टाइप से, ठीक है। आइडियाज़ क्या होते हैं, बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं, आइसोलेटेड आइडियाज़। और क्या होती है इनमें, इनकोहेरेंसी होती है, ठीक है। इनकोहेरेंसी का मत, कोहेरेंट क्या होता है, जब कोई सीक्वेंस बनता है किसी चीज़ का, कोई सेंस बनती है, उसको कोहेरेंट बोलते हैं। इनकोहेरेंसी होगी तो मतलब कि आइडियाज़ इतने आइसोलेटेड हैं कि बिल्कुल भी इनकोहेरेंट हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं एग्ज़ाम दे रही थी और नमकीन बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी भुजिया है, और मैं तो गाड़ी चला रही हूँ अभी, कुछ सेंस बना इस चीज़ का, कोई सेंस नहीं बना, है ना। आपको कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या क्या एग्ज़ाम दे रही है, कब भुजिया खा रही है, कब गाड़ी चला रही है। तो इस तरीके से जो है बिल्कुल ही इनकोहेरेंसी आती है थॉट्स की, ठीक है। तो ये होता है डिमेंशिया एज पर पिनेल।
एंड बहुत सारे यही फीचर्स आते हैं आपके जो आजकल पढ़ते हैं, एड ऑन और भी पढ़ेंगे हम, ठीक। नेक्स्ट इन्होंने दिया था इडियोटिज्म। ये वर्ड इडियट आपने देखा होगा ना, लेमन लैंग्वेज में भी बहुत यूज़ होता है, इनफैक्ट मूवीज़ वगैरह में भी कितना वर्ड यूज़ करते हैं। पहले तो बहुत यूज़ होता था, आजकल तो फिर भी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है यूसेज ऑफ वर्ड्स पे। पहले की मूवीज़ में आप देखेंगे इडियट वर्ड बहुत यूज़ होता था, ठीक। इसमें क्या होता है कि जनरली जैसे एक तरीके से कह सकते हैं जैसे डम्ब जो वर्ड यूज़ करते हैं लेमन लैंग्वेज में, वो वाली चीज़ आ जाती है कि इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं वो थोड़ी कम होती हैं। जैसे कि रिस्पॉन्सिवनेस उनके अंदर उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है जिनके अंदर ये बीमारी होती है या डिसऑर्डर होता है। एंड इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है वो भी उनसे ठीक से नहीं होता है, लैक ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस होता है उनके अंदर। एंड जो स्पीच होती है वो भी इम्पेयरमेंट होती है, मतलब कि ढंग से समझ नहीं आएगा। एंड जो आर्टिकुलेशन होता है स्पीच का, यानी कि क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आएगा, उनके आर्टिकुलेशन नहीं समझ आएगी, ठीक है। यहाँ पे तो आइसोलेटेड आइडियाज़ होते हैं, ये एक अलग चीज़ है। वो बोलेंगे, जो बोलेंगे वो अच्छे से सुनेगा लेकिन सेंस नहीं करेगा। यहाँ पे उनको स्पीच में प्रॉब्लम आएगी कि जो क्या बोल रहे हैं इस तरीके से, मतलब कि कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या बोल गए, ठीक है, वही चीज़ समझ नहीं आएगी। तो इडियोटिज्म में क्या क्या इन्होंने बताया था, इम्पैक्टेड कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, जिसकी वजह से जो है रिस्पॉन्सिवनेस इनकी अच्छी नहीं होती। एंड और क्या, लैक ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, और स्पीच की इशू, ठीक है, इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच। ओके, इनका इतना ही है, फिर हम नेक्स्ट करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, ओके, पिनेल का हमने देख लिया। अब हम थर्ड करेंगे कार्ल लुडविग। कार्ल बाउम, ठीक है। नाइनटीन 28 से 19 एक सेकेंड, ये 1828 से था, वही मैं कहूँ 19 एकदम से कितनी जल्दी आ गया। 1828 से 1899, ठीक है। ये जर्मन साइकेट्रिस्ट थे। इन्होंने बेसिकली क्या किया था कि जो मेंटल डिजीज़ थी उनको दो तरीके से डिवाइड कर दिया था, ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक के टर्म्स में, ठीक है। क्या क्लासिफिकेशन कर दिया था इन्होंने, ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि शुरू में तो ये ज़्यादातर लोग, क्या ट्रेंड होता था फिजिशियन का, यानी कि बायोलॉजिकली चीज़ों को देखते थे, है ना। तो ऑर्गेनिक में इनके
कौन से इन्होंने डिसऑर्डर्स रख दिए कि जैसे जो कि फिज़िकल चीज़ों से रिलेटेड है, या ब्रेन के जो डैमेज हो गया, कुछ बायोलॉजिकल इश्यूज कुछ हो गए, कुछ इंजरी की वजह से अगर कुछ डिसऑर्डर्स आ गए, न्यूरोकॉग्निटिव के डिसऑर्डर्स, तो वो इस कैटेगरी में आ गए। नॉन ऑर्गेनिक में क्या आ गए? अच्छा, एक और क्या चीज़ हो गई, ये एक्सोजेनिक इन नेचर हो गई कि इसमें मतलब बाहर की इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि इंजरी लग गई या कुछ और इम्पेयरमेंट आ गई है बॉडी पार्ट्स में, उसकी वजह से। ये क्या है? नॉन ऑर्गेनिक। इसमें क्या होंगे? इसमें ये मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर्स पे बेस्ड होंगे, जैसे कि इमोशंस या मूड्स का, है ना, जो नॉन बायोलॉजिकल। बेसिकली इसमें जो साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से इलनेसेस आएंगी वो आएंगे, इसमें बेसिकली जो बायोलॉजिकल इश्यूज की वजह से आएंगे वो वाले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्या होगा कि ड्यू टू बायोलॉजिकल कंडीशंस, यू कैन से ड्यू टू बायोलॉजिकल कंडीशंस। इसमें क्या होगा? ड्यू टू साइकोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, बायोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से क्या इशू आएंगे? न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। इसको ब्रैकेट में आप न्यूरोकॉग्निटिव भी लिख सकते हैं, न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। एंड इट कैन बी मेमोरी का लॉस हो जाना, जैसे कई बार हेड इंजरी की वजह से मेमोरी का लॉस हो जाता है, या कुछ ब्रेन पे कुछ और इम्पैक्ट आता है तो उसकी वजह से हो जाता है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मेमोरी लॉस एंड ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, एग्जाम्पल इंजरी कुछ हो जाना, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स तो है ही, साथ में एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, जैसे इंजरी वगैरह का। अल्टीमेटली वो भी इम्पैक्ट क्या कर रहे हैं? बायोलॉजिकल सिस्टम को ही कर रहे हैं, जैसे ब्रेन वगैरह पे चोट लग जाना, ठीक है। नॉन ऑर्गेनिक में क्या आएंगे? साइकोलॉजिकल कंडीशंस आएगी, जैसे कि आपके थॉट्स हुए, आपके आइडियाज़ हुए, इमोशंस हुए, मूड्स हुए, उनकी वजह से जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा एग्जाम्पल्स में? इमोशंस लिख लो आप, एक मूड्स लिख लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं लिखती हूँ क्योंकि आई नो यू आर मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स, तो लेकिन आई थिंक मोर देन इनफ नोट्स आपको मिल जाते होंगे, है ना। अब इन्होंने जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स दिए वो बहुत ज़्यादा आपकी बुक में तो मेंशन है नहीं, एंड अभी मैं बताऊंगी भी उनको तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, मतलब ये इन्हीं का ही टॉपिक नहीं ख़त्म होगा। लेकिन उन कुछ डिसऑर्डर्स के नाम मैं यहाँ पे नाम सिर्फ लिख दूंगी, आप भी साइड में अपनी नोटबुक में अगर आप नोट्स लेते हैं मेरी क्लासेस के तो वो नाम अपने साइड में एक ब्रैकेट में अलग से लिख लेना, ठीक है। वो किस लिए मैं लिखवा रही हूँ कि जब हम डिसऑर्डर्स करेंगे तब वहाँ पे वो टर्म्स जब यूज़ होंगी, जैसे कि हमने मैनिया, मेलनकॉलिक वर्ड्स देखे, डिमेंशिया देखा, डेलेरियम देखा, ये सारे वर्ड्स हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जब हम पढ़ेंगे, जो कि आज की डेट में पढ़ेंगे हम DSM वाले, उसमें वो वर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा कि अच्छा मैनिक का है तो मतलब मूड वाली चीज़ें हैं, मेलनकॉलिक है तो मतलब डिप्रेसिव वाली चीज़ें आएंगी उसमें, है ना। थोड़ा बहुत तो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आएगा और याद रहेगा एंड कोरिलेट कर पाएंगे। तो उसी तरीके से इन्होंने जो कुछ डिसऑर्डर दिए उनके सिर्फ नाम लिख लो अभी के लिए, ज़्यादा उनमें कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। जब वो हम करेंगे तब मैं आपको वहाँ से याद दिला दूँगी और मैं समझा दूँगी कि कैसे ये हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम लिख रही हूँ, डिस्थीमिया, ये याद रखना कि ये कार्ल लुडविश के है, इन्हीं के सामने आप ये डिसऑर्डर्स लिखना, ठीक है। साइक्लोथीमिया, कैटाटोनिया, ये वर्ड्स आप सुनेंगे आगे, ठीक है। पैराफ्रेनिया, एंड हेबेफ्रेनिया, हेबेफ्रेनिया, ठीक है। बस इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ये नोट डाउन करके रखो ताकि जब मैं बात करूँ इसके बारे में तो आप इस चीज़ को देख पाएँ कि अच्छा हमने तब ये बात की थी। आई विल रिमाइंड यू लेटर ऑन, ठीक है। आप ये बस नोट डाउन करके रखो।
अब इन्होंने जो ये क्लासिफिकेशन किया था ना ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक में, इसने आगे एक्चुअली ये आपकी बुक में बहुत कम दिया हुआ है कार्ल लुडविश का, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एंड इनके क्लासिफिकेशन से जो है जो आज की डेट में आईसीडी एंड डीएसएम यूज़ होता है उसमें बहुत हेल्प मिली थी इनके क्लासिफिकेशन की वजह से, ठीक है। सो यू कैन नोट दिस डाउन। फिर हम एमिल क्रैपलिन का करेंगे। ओके ओके अच्छा, मैंने आपको कुछ नाम लिखवाए थे इधर कार्ल लुडविश के, राइट, जो उन्होंने स्पेसिफिकली दिए थे डिसऑर्डर्स। उन्होंने मेनिया, मेलनकॉली, इन सब के बारे में भी उन्होंने भी बातें की थी, लेकिन ये जो पर्टिकुलरली डिसऑर्डर लिखवाए थे ये इन्हीं के इन्होंने ही दिए थे ये, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एमिल क्रैपलिन का। ये हमने इनका नाम हम पहले भी बहुत बारी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो बायोलॉजिकल मॉडल्स में किया था, यूनिट 1 में इनका नाम हमने इनके मॉडल्स को पढ़ा था। देन हमने अभी पिछली क्लास में भी क्लासिफिकेशन में कैटेगोरिकल अप्रोच में इनके बारे में पढ़ा था, इनके अप्रोच के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ याद होगी, ठीक है। सो ये थे आपके 1856 से 1926 तक, ठीक। एंड ये थे, आपको याद होगा मैंने पिछली बार ही बताया था, जर्मन साइकेट्रिस्ट थे ये, ठीक, एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री थे, ठीक है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री। अच्छा, मैंने पता नहीं बताया कि नहीं आपको, जो पिनेल हमने किया था ना, फिलिप पिनेल, ही वॉज फादर ऑफ साइकेट्री थे, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री थे वो, ठीक है। अगर आप मैंने नहीं बताया होगा तो आप अब लिख लो, जो सेकंड नंबर पे हमने किया था फिलिप पिनेल, ही वॉज फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री, ये थे फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अगर कहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ भी जाए तो ये गलती नहीं करनी है। फिलिप पिनेल वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री एंड एमिल क्रैपलिन वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री, ठीक है। आप ये चीज़ वहाँ पे लिख लो। अब इनका क्लासिफिकेशन क्या था, आपको याद होगा हमने कैटेगोरिकल अप्रोच में किया था कि इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया था डिसऑर्डर्स को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉजेज, देयर नेचर, देयर आउटकम्स, है ना, उसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन था। तो इन्होंने जो मेजर जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था वो इन्होंने भी दो दिए थे। एक तो इन्होंने दिया था मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, और दूसरा इन्होंने दिया था डिमेंशिया प्रेकोक्स, ठीक है, डिमेंशिया प्रेकोक्स। ओके, अब ये तीन टर्म्स तो हम अभी तक भी पढ़ चुके हैं, मैनिक, डिप्रेशन, डिमेंशिया, ये सब हमने देखा है बाकी के जो पिछले वाले साइकेट्रिस्ट आए उनका, है ना। अब मैनिक में क्या देखा था हमने, ये भी उन्हीं के सक्सेसर्स हैं, उनके कंटेम्प्रेरी हैं, तो सेम सी इनकी बिल्डअप हुए हैं चीज़ें आगे, कंसेप्ट, ठीक है। तो मैनिक का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव एनर्जी, एबनॉर्मल तरीके की एनर्जी, एबनॉर्मल मूड्स का एक्सप्रेशन होना, है ना। एंड डिप्रेसिव क्या होता है, ग्लूमी, सैडनेस, एक्सट्रीम सैडनेस जो होती है, डीप सैडनेस, वो। तो देखा जाए तो ये दोनों ऑपोजिट हैं, है ना। मैनिक एक जो बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से एनर्जेटिक है, डिप्रेसिव जिसकी एनर्जी बिल्कुल लो है, एकदम बिल्कुल एबनॉर्मल तरीके से लो एनर्जी एंड सैडनेस, ग्लूमीनेस, ये सब है, ठीक है, मेलनकॉली है। तो ये दो तरीके
का एक ही पर्सन में, साइकोसिस मतलब मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। तो एंड साइकोसिस एंड न्यूरोसिस में आई होप आपको डिफरेंस पता है। साइकोसिस में जनरली क्या होता है कि जो रियलिटी से, ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जिसमें रियलिटी से कांटेक्ट इंसान का जो है ब्रेक हो जाता है, एंड न्यूरोसिस जिसमें कि मेंटल हेल्थ की कंडीशंस होती हैं, इलनेसेस होती है, लेकिन रियलिटी से कांटेक्ट बरकरार रहता है, ठीक है। तो साइकोसिस इज हेयर मेंटल डिसऑर्डर के लिए यूज़ हुआ है। तो मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होगा कि एक ही पर्सन के अंदर कभी तो ऐसे एपिसोड्स आएंगे कि वो एकदम बहुत हाईली एबनॉर्मल तरीके से एनर्जेटिक है, बहुत हाई ऑन मूड है, ठीक है। एंड कभी ऐसे सिचुएशंस, ऐसे एपिसोड्स आएंगे कि वो बहुत ही डिप्रेस्ड है, बहुत ही सैड है, ठीक है। तो ये एक इन्होंने दिया कि एक तो इस टाइप के लोग होंगे, ठीक। इस टाइप की डिसऑर्डर को आज की डेट में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ते हैं, अब इसका नाम जो है वो है बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये आजकल का नाम है, जो DSM में, ICD में बाइपोलर डिसऑर्डर, DSM में, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो इस कैटेगरी में, बाई में यही आ जाते हैं कि दो कंडीशंस आ जाती हैं आपकी, मैनिक भी होता है, डिप्रेसिव भी होता है, ठीक है। जब हम ये पढ़ेंगे डिसऑर्डर तब समझ आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये, ठीक। देन है डिमेंशिया, इंटरेस्टिंग फ्रॉम स्टडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। डिमेंशिया प्रेकॉक्स, डिमेंशिया में क्या बताया था कि जो थॉट प्रोसेस होता है वो बिल्कुल भी डिस्ट्रक्टेड होता है ना, इनकोहेरेंट जो है थॉट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, वो सब चीज़ें आ जाती हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ नहीं होती हैं, ठीक। एंड जनरली डिमेंशिया किस में होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, क्योंकि ये जनरली ये होता है ड्यू टू द डीजनरेशन ऑफ द ब्रेन, ठीक। प्रेकॉक्स का मतलब क्या है कि ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है वैसे अर्ली ऑनसेट, ठीक है, अर्ली ऑनसेट लैटिन वर्ड है ये। ऑनसेट का मतलब शुरुआत होना, अर्ली मतलब जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने डिमेंशिया दिया, लेकिन डिमेंशिया को इन्होंने कौन सा डिमेंशिया दिया, इन्होंने अर्ली ऑनसेट वाला, यानी कि ऐसा डिमेंशिया जो कि यंग एज में शुरू हो जाता है, कि यानी जो भी उन्होंने बातें बताई थी पहले जो हमने पढ़ा डिमेंशिया, वो था थोड़ा एज होने के बाद, एज्ड होने के बाद, जब डीजनरेशन ऑफ ब्रेन शुरू होता है। यहाँ पे एमिल क्रैपलिन ने क्या बोला कि ऐसा डिमेंशिया जो कि यंग एज से शुरू होने लग जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे आएगी। अब इसको भी आजकल जो हम पढ़ते हैं वो डिफरेंट नाम से पढ़ते हैं, एंड उसका नाम क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, जो कि यंग एज वाला जो हम कंसेप्ट है ना वो पढ़ते हैं। डिमेंशिया आज की डेट में हम जो पढ़ते हैं खाली डिमेंशिया, वो पढ़ते हैं हम अगेन जेरियाट्रिक इश्यूज़, यानी कि ओल्ड एज वाले इश्यूज़ में ही। एंड जो यंग एज में जो इस टाइप की कोई अगर डिसऑर्डर आता है तो उसको हम पढ़ते हैं एज अ स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। तो ये इसमें होता है, क्या होता है, इसमें कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन करते जाते हैं। तो इस तरीके से आई होप कि आपको ये इनका कंट्रीब्यूशन समझ आ गया होगा कि इन्होंने दो टाइप से डिवाइड किए थे अपने डिसऑर्डर्स को। एक तो क्या था मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, एक क्या थे इन्होंने डिमेंशिया प्रेकॉक्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट यहीं पे आ जाएगा शायद, ये लास्ट वन कर रहे हैं हम, यूगन ब्यूलर का (1857 से 1939), ठीक है। ये थे स्विस साइकेट्रिस्ट, स्विट्ज़रलैंड के थे। ठीक है, अब इनका क्या योगदान था ना, ये जो डिमेंशिया प्रेकॉक्स को स्किज़ोफ्रेनिया जो हम बोलते हैं, ये स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड इन्होंने ही दिया था, ठीक है। इन्होंने मतलब इनकी स्टडीज़ को पढ़ा अच्छे से, और भी
लोगों को पढ़ा इन्होंने, एंड देन इन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया वाली बीमारी के ऊपर बेसिकली इन्होंने बहुत काम किया और इन्होंने ये टर्म इन्होंने ही दी थी, ठीक है। सो ही क्वाइंड द टर्म ठीक है। एंड देन ऑटिज़म वगैरह के डिसऑर्डर भी इन्होंने बताए थे, एंड स्किज़ोफ्रेनिया को भी फर्दर इन्होंने और कैटेगरीज में डिवाइड किया था, और जैसे वर्ड आप स्किज़ोइड वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। बट मेनली जो है अभी इसमें हिस्ट्री के तौर पे आप ये इतना याद रखो कि इन्होंने जो है स्किज़ोफ्रेनिया को क्वाइन किया था, ठीक है। एंड स्किज़ोफ्रेनिया में अगेन होता क्या है, ये फिर से ग्रीक वर्ड है, इसमें स्किज़ो का मतलब क्या होता है कि सेपरेट या स्प्लिट या डिवाइडेड जो होता है, ठीक है। एंड फ्रेनिया का मतलब क्या होता है, फ्रेनिया इज रिलेटेड विद माइंड, थॉट्स, ठीक है, रीजनिंग, ओके। फ्रेनिया इज रिलेटेड विद माइंड या रीजनिंग। ये कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे समझने में, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया स्प्लिट डिवाइडेड माइंड रीजनिंग, यानी कि जो माइंड की रीजनिंग होती है वो एकदम स्प्लिटेड होती है, एकदम डिवाइडेड होती है कि कोई उसकी सेंस नहीं बन रही होती है कि क्या चीज़, या उनको जैसे रियलिटी, एक तरीके से जैसे जो साइकोसिस वर्ड का मतलब है कि रियलिटी से कांटेक्ट जो है ब्रेक हुआ होता है, ठीक है। तो जो माइंड की रीजनिंग होती है वो स्प्लिट सेंस में होती है, यानी कि ब्रेक होती है, ठीक है। अब क्या होगा कि इन पेशेंट्स के अंदर सेपरेशन बिटवीन थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होगा, इन्होंने क्या बोला था कि उन पेशेंट्स के अंदर देयर विल बी सेपरेशन ऑफ सेपरेशन बिटवीन, ये मैं आप कैमरा एडजस्ट कर दूंगी, ये लास्ट लाइन है आज की क्लास की, तो इसलिए मैं लिख रही हूँ, बोल रही हूँ साथ के साथ, बाद में आप नोट कर लेना। देयर विल बी, अगर नहीं नज़र आ रहा है तो, देयर विल बी सेपरेशन बिटवीन आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स, आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स, ये इन्होंने बोला था उस टाइम पे, ठीक है। एंड इन्होंने काफ़ी स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड जो भी इस डिसऑर्डर में चीज़ें थी वो इन्होंने बहुत किया, तो आप अगर चाहें तो इनके बारे में और पढ़ सकते हैं एंड हिस्ट्री जान सकते हैं कि कैसे और स्किज़ोफ्रेनिया को इन्होंने और सब कैटेगरीज़ में ये डिवाइड किया था, ठीक है। बट फ्रॉम योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू एंड उससे भी एक दो स्टेप आगे, दिस इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आज जो मेजर हमने नाम या टर्म्स देखी, आई होप वो आपको याद होंगी। जैसे हमने देखा मेनिया, मेलनकॉलिक, ठीक है, या डिप्रेशन, देन डिमेंशिया, डेलीरियम, स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। ये तो ऐसी टर्म्स हैं जो कि हमने मोस्टली देखी हैं। और अगर कोई और भी हो तो जैसे पैरानोया, हिस्टीरिया तो आज की डेट में यूज़ होता ही नहीं है, ठीक है। बट ये एंड इडियोटिज़म भी हम यूज़ नहीं करते हैं एज सच, जनरली लेमन लैंग्वेज में आप ये वर्ड यूज़ होते हुए देखेंगे, ठीक है। बट ये जो और वर्ड है जैसे मेनिया, डिमेंशिया, जो मैंने वर्ड्स अभी गिनाए आपको, ये वर्ड्स एज अ डिसऑर्डर के नाम से तो यूज़ नहीं होते हैं डीएसएम में। हाँ, डिमेंशिया है डिसऑर्डर, ठीक है, लेकिन जो डिसऑर्डर्स में फीचर्स हम बताते हैं तब इनके ये वर्ड्स जो है ये यूज़ होते हैं, एंड तब ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा समझने में, ठीक है। सो ये आप, मैं कैमरा एडजस्ट कर दूँगी अगर नहीं दिख रहा होगा तो, एंड आप नोट डाउन कर लेना। और नेक्स्ट क्लास में हम आईसीडी के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट योर व्यूज़, एंड if you are new to the channel, please subscribe it. I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Okay, I think visible तो है ये।
हैं।